हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में फिर से सेट दूसरा 2024 का 346 FT का हम लोग हल करेंगे। और इसमें आपको बता दें, मैंने आपको टोटल देखिए पूरे ये 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद मैंने ये खंड बा के भी सभी क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, खंड सा के भी करा दिए थे। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हल मैं आपको करवाते चल रहा हूँ। तो मैंने टोटल आपको ये द का भी ये 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये खंड द का ही 5वें का से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। लगातार वीडियो आप देखने के लिए, हर सेट का क्वेश्चन हल करने के लिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्वेश्चन बहुत आसान था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर का उधर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन इधर, तो टोटल आपके 30 नंबर, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए इसका आंसर भी। अब देखिए, आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, तो याद रखिए आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, तो पहला ये इतना आंसर तो हो गया। आदर्श मीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब आगे क्वेश्चन, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो रीजन भी आपसे पूछा, कारण तो देखिए वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान तथा समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। ठीक है, इसीलिए अमीटर का प्रतिरोध शून्य तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होने के कारण, ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध शून्य और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होने के कारण इन्हें क्रमशः श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कारण पूछा था, तो क्यों? तो याद रखिए मीटर का प्रतिरोध शून्य और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होने के कारण इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये छोटा सा आंसर था इसका, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेन देखिए यहाँ पे यही 2 बात है, आदर्श मीटर के लिए शून्य और आदर्श वोल्ट मीटर के लिए अनंत होता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है या 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना, ये न्यूमेरिकल है। तो देखिए अब न्यूमेरिकल आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ये मैंने हल भी कर रखा है, क्योंकि अगर आपको मैं ऐसे हल करके बताऊंगा तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए लंबी ना हो इसलिए मैं पहले से ही आपके लिए ये हल करके रख देता हूँ। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। अगर आपको मेहनत हमारी समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी तक चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे दिया था एक कुंडली का प्रेरकत्व दिया था 0.4 हेनरी। तो देखिए हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो प्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेरकत्व एल बराबर 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम। तो प्रतिरोध दे रखा है, तो प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 10 ओम। ठीक है, आगे यह 30 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति का मात्रक, तो यहाँ पे आवृत्ति बराबर 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट की। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा स्रोत V नॉट का मान यहाँ पे दे रखा है 6.5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे इस परिपथ में
व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे औसत विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए हमें 3-4 स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका हम प्रेरण प्रतिघात निकालते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात का जो फार्मूला होता है, एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब देखिए 2 वैसे ही, उसके बाद पाई का मान होता है 3.14 और एफ आवृत्ति का मान दे रखा है 30 हर्ट्ज, एल का मान 0.4। अगर इसका हम टोटल गुणा करते हैं तो ये आता है 75.36 ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाता है प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालने के लिए फार्मूला होता है जेड बराबर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो देखिए एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल ये इतना मान आ गया है, और आर का मान आप लोग देख सकते हो ऊपर दिया है 10 ओम। ठीक है, अब देखिए इसका अगर गुणा करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो टोटल ये इतना आ जाएगा 5779.13। ठीक है, इसका आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा। अब रूट से अगर निकालते हैं तो इसका मान आ जाता है 76 ओम। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आई, 76 ओम, और यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात कितना है, 75.36 ओम। अब देखिए इसके लिए पहले शक्ति गुणांक निकालना पड़ेगा। तो शक्ति गुणांक का देखिए फार्मूला होता है फाई बराबर R/2, R/Z। क्या होता है R/Z? तो यहाँ पे R का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 10 और Z, ठीक, Z अभी निकालिए 76। ठीक, तो इसे वैसे ही रख देते हैं, क्यों नहीं काटते हैं, रीजन उसका भी आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए वैद्युत धारा निकालेंगे। वैद्युत धारा I0 बराबर V/Z। ठीक है, V का मान रखें 6.2, 6.5/76, इसे भी वैसे ही रखते हैं। तो अब देखिए औसत व्यय जो होगी, शक्ति होगी, उसका फार्मूला होता है P बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 V0 का मान ये आप देखिए ऊपर। ठीक है, V0 का मान आप ऐसे देख लीजिए, V0 का मान यहाँ पे दिया है 6.5, I0 का मान देखिए क्या दिया है 6.5/76, cos फाई का मान 10/76। ठीक है, अगर इसको दोस्तों हम गुणा करते हैं तो ये आता है 422.5। उसके बाद इसका अगर हम टोटल गुणा करते हैं तो इतना आ जाता है। ठीक दोस्तों, और इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे ये कटने के बाद इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है तो इसलिए वाट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगा तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग वीडियो ना हो लंबी, इसलिए मैं कैलकुलेशन आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए, इसके एवं, ठीक है, चालन धारा के बीच कालांतर। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा है मैक्सवेल की विस्थापन धारा, ये दूसरा सेट है। दूसरे सेट में तो ये पूछा ही है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन 2024 का जो पहला सेट था 5वें का ख में पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या और इसका परिमाण है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा पेपर है। ठीक है, ये दूसरा पेपर में पूछा था और सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है। देखिए यहाँ पे ये 5वें का, ठीक है दोस्तों, इसमें ये पूछा था, ये चौथे का देखिए यहाँ पे पूछा था, चौथे का ख नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम क्वेश्चन थे, इसको मैंने आपको पहले ही पेपर में बता दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। और आपको बता दूं दोस्तों, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, लगातार वीडियो देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा। अगर आप 3-4 सेट लगा लेते हैं तो अधिकतम
वही क्वेश्चन आपको आगे सभी सेट में देखने को मिलते हैं। तो देखिए विस्थापन धारा की सार्थकता, मतलब यहाँ पे परिभाषा ही पहले पूछा, उसके बाद यहाँ पे कालांतर ज्ञात करना है। तो एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको मैं पिछली वीडियो में समझा था, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपको बता दूं ये पहले पार्ट, ठीक है, पेपर पहले का, ये दूसरी क्लास अगर आप देखेंगे उसमें लिखा होगा पार्ट 2, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी परिभाषा लिखा, विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे विस्थापन अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे ये थोड़ा सा और है, विस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जिसे एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम कहा जाता है। यह नियम को निम्न रूप से लिखा जा सकता है, ये देख सकते हैं इतना ये। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और था, ये 2 लाइन और था दोस्तों, तो इसको भी आप लोग इतना लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा कौन क्वेश्चन आता है और कौन नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए या रट लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए आप वैसे इसको एकदम पढ़ लीजिए, ठीक दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप देखें। तो आप लोग दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे विस्थापन धारा बोला था, यहाँ पर मैक्सवेल की विस्थापन धारा, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन भी सेम है। अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा पूछो, और संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे 2024 में 5वें का, यहाँ पे देखिए का में दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन जो इससे पहले वाला पेपर था, पहले पेपर में 5 का में पूछा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 5 का क्या है, घा है, और यहाँ पे अगर आप पीछे आएंगे तो ये देखिए दूसरा पेपर था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं 5वें का नंबर, ठीक। क्वेश्चन देखिए सेम है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, व्यतिकरण की परिभाषा, और यहाँ पे अभी मैंने जो आपको बताया विस्थापन की धारा, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी आपको अगर विस्तार से पढ़ना डिटेल में, तो आप लोग प्लीज़ पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर फिर भी देखिए आप। तो उसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों। आपको बता दूं ये पहले पेपर की तीसरी क्लास थी, और तीसरी क्लास की पहली रीडिंग में मैंने आपको बताया था व्यतिकरण, ठीक है। तो देखिए जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक साथ एक दिशा में ही चलती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे संपोषी और विनाशी भी पूछा था, तो संपोषी और विनाशी आप लोग लिख सकते हैं। व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं चित्र भी, ठीक है दोस्तों। तो चित्र में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए दोनों की साथ साथ परिणामी तीव्रता बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पे अगर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होगा उससे संपोषी व्यतिकरण है। इसके लिए कलांतर जो होता है 0, 2, 4 और 6 पाई, इस प्रकार, ठीक है। इसे संपोषी व्यतिकरण में ही दीप्त फ्रिंजे बनती है। दीप्त का मतलब चमकीला, फ्रिंज बनता है। इसका चित्र देखिए, इसको 3 नंबर में पूछा था, तो जब आप लोग लिखें तो ये वाला चित्र यहाँ इसके नीचे बड़ा से बनाएंगे, ठीक दोस्तों। उसके बाद विनाशी में, तो व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, देखिए यहाँ पे अधिकतम होती है और यहाँ पे न्यूनतम, तो उन बिंदुओं को ही क्या बोलते हैं, तो उन बिंदुओं को ही बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। जैसे आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको बताऊं, देखिए 2024 के FS में पूछा गया, FT में पूछा गया, ठीक है दोस्तों।
तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 2 पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप लोग एकदम रट लीजिए। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए पेपर 2 है, और इसका देखिए अगला क्वेश्चन जो बोला था, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, फ्लोराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसको तो मैंने बताया, चलिए अथवा वाले को भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है और फ्लोराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोग लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग देखें। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखें, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, फ्लोराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रकाश का ध्रुवण क्या है, इसकी परिभाषा, उसके बाद लिखेंगे इसका सिद्धांत, फिर उपयोग। तो देखिए, जब प्रकाश उत्पन्न करने वाला वैद्युत क्षेत्र की कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है। ठीक है, जब प्रकाश उत्पन्न करने वाला वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र की सहायता से अगर प्रकाश उत्पन्न होता है और उसका कंपन जो होगा एक ही दिशा में सीमित रह जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, मतलब जब एक ही दिशा में होगा तब उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, तथा इस घटना को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है। उसके बाद देखिए बोला था फ्लोराइड के सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए सिद्धांत में काम कैसे करता है, इसमें होता क्या है, बस आप हेडिंग डाल के इसको आराम से लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, फ्लोराइड पतली प्लास्टिक शीट होती है जिनमें अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, यह जो होता है प्लास्टिक की पतली, एकदम बहुत पतली शीट होती है जो कि लंबी श्रृंखला इसकी होती है, जो एक विशेष दिशा में, ठीक है, पंक्तिबद्ध होती है, मतलब एक ही दिशा में लगातार होगी। जब कोई अध्रुवित प्रकाश फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड पर गिरता है तो फ्लोराइड फिल्म केवल उन वैद्युत वेक्टरों को निकलने देती है जो ध्रुवण, ठीक है, जो ध्रुवण की दिशा के समांतर में कंपन करते हैं। ध्रुवण जिधर होगा अगर उसके, ठीक है, समांतर गति करता है, कंपन करता है, तो क्योंकि यह क्यों करता है, क्योंकि हर्पेथाइड, ठीक है, ये पा है, हर्पेथाइड क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो कि द्वि अपवर्तित प्रकाश किरणों में से एक पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। तो ये हर्पेथाइड जो एक क्रिस्टल होता है, यह आने वाले प्रकाश की एक किरणों को पूरी तरह से क्या कर लेगा, अवशोषित, और दूसरे को समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे निर्गत प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होगा। जब एक को ये अवशोषित कर लेगा तो दूसरा पूर्ण रूप से जो होगा समतल ध्रुवित ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसका उपयोग की बात करेंगे तो देखिए उपयोग तो फोटोग्राफी कैमरा में, 3D चलचित्र कैमरे में। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोराइड के जो उपयोग होते हैं फोटोग्राफी कैमरा में और 3D चलचित्र कैमरों में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कार व अन्य वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट में भी फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसकी होती है, तो प्लास्टिक की पतली एकदम शीट होती है जिसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के पास बस यही है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद करते चलिए, क्योंकि अभी पेपर में आप लोग के पास काफ़ी टाइम है। ठीक है दोस्तों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्य फलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग, आपसे बोला अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको आप लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया है और इसका ये पूरा सॉल्यूशन भी। ठीक है, देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, कार्य फलन क्वेश्चन में दे रखा है 2.5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तरंगदैर्घ्य जो दे रखा है यहाँ पे देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम,
अब 4000 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ मतलब 4 × 10⁻³ 3 0। उसके बाद एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻−10। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। 10 में से आप 3 घटा देंगे 7 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अधिकतम यहाँ पे वेग बोला था और रेखीय संवेग, तो इसके लिए भी हमें 2 से 3 स्टेप चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये सबसे पहले 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc/λ। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है फोटॉन ऊर्जा का। E बराबर hc/λ। h देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, ये नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक है और इसका मान जो होता है 6.6 × 10⁻−34। h का मान 6.6 × 10⁻−24 होता है। और c प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पे दे रखा है 4 × 10⁻7। अब अगर इसको हम काटते पीटते हैं तो यहाँ पे जो आता है, अगर गुणा करेंगे तो काटने के बाद ये आएगा 4.95। ठीक है, 4.95 गुणे इसको अगर आप घटाएंगे टोटल, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा ये -19। ठीक, जैसे यहीं पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद आप घटाएंगे 34 में से 15 जाएगा 19। ठीक है, देखिए 7 और 8 15 और 34 में से 15 जाएगा तो ये 19 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जूल में आए, किस में आया, जूल में। लेकिन हमें बदलना किस में, लाना किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जूल में आया तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻−19 से गुणा करते हैं। तब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा E बराबर 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे E का मान आ गया। तो यहाँ उसके बाद आइंस्टीन का समीकरण एक है, ये देखिए गतिज ऊर्जा। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, ठीक, फोटॉन ऊर्जा। ठीक, फोटॉन ऊर्जा और उसके बाद फाई। ठीक है, फाई के क्या होगा, अंतर के बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए ई का मान इतना दे रखा है और फाई। ठीक है, फाई का मान आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे कार्यफलन कितना दिया है, 2.5। तो यहाँ पे अगर आप मान रख के इसको घटाएंगे ये तो ये आएगा 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब ये आ गया तो इसका भी हमें अब आगे काम लगेगा। ठीक, ये मान याद रखेंगे दोनों। अब आगे अगर आप देखें तो 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो दोस्तों याद रखिए यहीं पे ये के बराबर, ठीक है, के गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होती है के बराबर ½ mv²। तो यहाँ पे देखिए ½ mv² मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम। उसके बाद देखिए ये 0.59 ई है ना, तो ई का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 × 10⁻⁹ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1/2 mv²। और यहाँ पे ये 0.5 नीचे आया ही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मान ये रख दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें किसका मान चाहिए, अधिकतम वेग का। तो v को अगर रोक लेंगे तो 2 का इधर गुणा होगा, तो ये देखिए 2 का इसके साथ गुणा होगा, m नीचे आ जाएगा, m ये नीचे आ गया। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है 0.207 × 10⁻12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, और यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और रूट से निकालेंगे तो ये आएगा 0.46 × 10⁻6। देखिए ये अधिकतम वेग, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये सही। उसके बाद आप लोग देखेंगे संवेग की गणना भी बोला था, तो P बराबर फार्मूला था mv।
पी का मान देखिए निकालना है। एम का मान अभी आपने रखा 9.1 गुणे 10 की घात -31। वी का मान ये आपने निकाल रखा। जब इसका आप गुणा करते हैं तो 42.2 सॉरी 4.2 गुणे 10 की घात -19। ये देखियो -31 में से 6 जाएगा 25। ठीक दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो यहीं तक। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे इसके आगे के सवाल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।